आज हम सब लोग हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु पढ़ेंगे। बच्चों, आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं? यह एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। भौतिक विज्ञान इनका प्रिय क्षेत्र था, किंतु उन्होंने भौतिक विज्ञान से हटकर जीव जगत के लिए अर्थात जीव विज्ञान के लिए भी अनेक प्रयोग किए थे, जिसमें से एक प्रयोग पौधों में भी जीवन होता है, यह बहुत ही सफल रहा और इन्हें अनेक पुरस्कार दिलाने में कामयाब रहा। बच्चों, तो आज हम ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की थी। चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, 10 मई सन 1901 की बात है। रॉयल सोसाइटी लंदन का हॉल विख्यात वैज्ञानिकों से ठसाठस भरा हुआ था। ठसाठस भरा हुआ था मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। विख्यात का मतलब है प्रसिद्ध। ये सब जगदीश चंद्र बसु का यह प्रयोग देखने आए थे कि पेड़ पौधों और धातुओं में भी संवेदना होती है। संवेदना मतलब अनुभव करने की क्षमता। बसु ने जितने प्रयोग परीक्षण किए थे उनमें से एक यह भी था। एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण, बसु का अपना एक आविष्कार जो पौधों के स्पंदन मापने के लिए था, उसे एक पौधे से जोड़ दिया गया। फिर पौधे के तने को जड़ सहित एक ऐसे बर्तन में डुबो दिया गया जिसमें ब्रोमाइड विष भरा था। पौधे की जड़ भी ब्रोमाइड विष में डूबी हुई थी। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जगदीश चंद्र बसु एक भौतिक विज्ञानी थे, परंतु उन्होंने जीव जगत पर भी बहुत सारे प्रयोग किए थे और उनमें से पौधों पर किया गया यह प्रयोग बहुत सफल हुआ था। आइए आगे देखते हैं। बसु आशा के साथ स्क्रीन पर हल्के धब्बों को देख रहे थे जो पौधे के स्पंदन का संकेत करते थे। सभी लोगों की दृष्टि भी वहीं टिकी हुई थी। पौधे की नब्ज की धड़कन को वह बिंदु पहले घड़ी के पेंडुलम की तरह नियमितता से आगे पीछे अंकित कर रहा था। धीरे धीरे वह बिंदु अनियमित और असंतुलित होने लगा। असंतुलित का मतलब होता है असमान। जल्दी ही वह धब्बा जोर जोर से हिलने लगा और फिर एकाएक उसकी क्रियाएं अचानक रुक गई। बच्चों, ऐसा हम लोगों के भी साथ होता है। जब किसी को करंट का झटका लगता है तो हमारे शरीर में बहुत तेज तेज कंपन होता है और फिर शरीर शांत हो जाता है। ऐसा ही उस पौधे के साथ भी हुआ और वह पौधा मृत हो गया, अर्थात पौधा मर गया। ऐसा लग रहा था मानो जहर खाया चूहा लंबी लंबी सांस ले रहा हो, मृत्यु के विरुद्ध जोर आजमाइश कर रहा हो। अंततः पौधा जहर के कारण मर गया था। इस प्रयोग के अंत में हर्ष ध्वनि हुई। हर्ष ध्वनि मतलब खुशी से आवाज़ होने लगी। लोग चिल्लाते हैं ना। मगर कुछ शरीर क्रिया विज्ञानी जो जीवित शरीर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं इस बात से प्रसन्न नहीं थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि भौतिक विज्ञानी बसु उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, बल्कि अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने वहाँ बैठे कुछ प्रमुख शरीर क्रिया विज्ञानियों के कई विख्यात सिद्धांतों को ही अस्त व्यस्त कर दिया था। बच्चों, आप तो जानते ही हैं, विरोध और संघर्ष से जगदीश चंद्र बसु का पुराना नाता था। यहाँ भी उन्हें विरोध सहना पड़ा। जो भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट थे वो और बाकी जो जीव विज्ञान के स्टूडेंट थे वो उनका विरोध करने लगे थे, उनका आलोचना करने लगे थे। उन्होंने बसु के निष्कर्ष पौधों में जीवन होता है कि बहुत आलोचना की। आलोचना मतलब निंदा, बुराई की। उन्होंने रॉयल सोसाइटी से कहा कि यदि बसु अपने भाषण में कुछ तब्दीलियां नहीं करते तो उसे बिल्कुल प्रकाशित नहीं करना चाहिए। बसु ने अपने भाषण में किसी तरह का परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। इसलिए कुछ समय तक उनकी प्रयोगों
पर किसी का ध्यान नहीं गया। बसु जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बचपन से ही मुसीबतों के विरुद्ध लड़ना सीखा था। हाँ बच्चों, बसु किसी भी बात को सिद्ध करना चाहते थे तो उसे सिद्ध करके ही दम लेते थे। वह हार नहीं मानते थे तब तक जब तक कि वो उसे सिद्ध नहीं कर लेते थे। आगे देखिए। बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मेमनसिंह जिले में हुआ था। यह जिला अब बांग्लादेश में है। बच्चों, यह जिला अब हमारे देश में नहीं है, बांग्लादेश में चला गया है। वे बचपन से ही रामायण और महाभारत पढ़ते थे। महाभारत में कर्ण के चरित्र, जिसने सफलता के लिए जीवन भर संघर्ष किया, उससे वे बहुत प्रभावित हुए और इसी ने बसु को प्रेरणा दी। वे यह विश्वास करने लगे कि सच्ची विजय का जन्म पराजय में से होता है। अर्थात कर्ण के चरित्र से उन्होंने बहुत प्रेरणा ग्रहण की थी। आपने भी तो महाभारत में कर्ण को देखा है संघर्ष करते हुए। जब उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, तब उसका नाम कलकत्ता था, में प्रवेश लिया तो उन्हें अंग्रेज और एंग्लो इंडियन लड़कों की संगति मिली। उन छात्रों में से एक मुक्केबाज था जो अक्सर जगदीश से कुछ छेड़छाड़ करता रहता। एक दिन जगदीश इस छेड़छाड़ को सह न सके और उन्होंने उस लड़के का सामना किया। इस लड़ाई में वे किसी तरह विजय जगदीश की हुई। इससे उनकी कक्षा के छात्र उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अब कोई उन्हें तंग नहीं करता था। जब रॉयल सोसाइटी के शरीर क्रिया विज्ञानियों ने उनकी आलोचना की तो उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और पहले की तरह जीत उन्हीं की हुई। 2 वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात उन्होंने एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया। नाम था रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसने रॉयल सोसाइटी को आश्वस्त कर दिया कि बसु ठीक थे। उनका वह भाषण जिसे पहले प्रकाशित नहीं किया गया था, अब प्रकाशित करके सारे संसार में भेजा गया। अब बसु विश्वविख्यात हो गए थे। तो बच्चों, देखा आपने, बसु ने हार नहीं मानी तो 2 साल का वक्त लग गया उनके उस भाषण को प्रकाशित होने में, जिसे लोग चेंज करने के लिए कह रहे थे, बदलने के लिए कह रहे थे, पर उन्होंने बदलाव नहीं किया, घुटने नहीं टेके। तो आपको इससे क्या सीख मिली कि आपको भी कभी जीवन में हारना नहीं है, मुकाबला करना है। पौधों के क्रिया विज्ञान पर कई देशों में शोध आरंभ हुआ। बसु को कई सम्मानों के अतिरिक्त सन 1920 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया। अपने 36वें जन्मदिन पर बसु ने निश्चय किया कि अब वे केवल शोध कार्य करेंगे। हेनरिच हर्ट्ज और उनके उत्तराधिकारियों पर ओलिवर लॉज के लेख ने बसु को बहुत प्रभावित किया। आजकल जिन्हें रेडियो वेव्स कहते हैं, उन्होंने उस पर शोध कार्य शुरू कर दिया था। यद्यपि शोध के लिए उन्हें कॉलेज से कोई सहायता या धन नहीं मिला, फिर भी उन्होंने स्वयं 3 महीने में उपकरण तैयार करके शोध कार्य आरंभ कर दिया। बच्चों, उन्हें धन नहीं मिलने पर भी अपने कार्य में बाधा नहीं होने दिया। उन्होंने स्वयं मेहनत करके एक यंत्र बना लिया, उपकरण बना लिया, जिससे उनको शोध कार्य में सहायता प्राप्त होने लगी। अपनी किशोर अवस्था में बढ़ईगिरी एवं धातु के काम का जो प्रशिक्षण उन्हें मिला था, इस समय काम आया। इस प्रशिक्षण की वजह से ही उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए कई संवेदनशील उपकरण बनाए। यद्यपि बसु जीव विज्ञानी के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन वे महान भौतिक शास्त्री भी थे। सही अर्थों में बेतार के तार के आविष्कारक वही थे। बेतार का तार आप लोगों ने सुना होगा, और आविष्कार का मतलब होता है आविष्कारक का जो आविष्कार करता है, कोई नई चीज़ बनाता है। सन 1895 में गुगलियमो मार्कोनी द्वारा अपने आविष्कार को पेटेंट कराने से भी 1 वर्ष पहले ही बसु इस उपकरण का सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। उन्होंने सबसे पहले ऐसा यंत्र बनाया जिससे माइक्रोवेव्स
ऐसी रेडियो तरंगें जो बहुत सूक्ष्म होती हैं उत्पन्न हो सकती थी। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पदार्थ की संरचना को समझने के लिए माइक्रोवेव्स का उपयोग किया। उनके द्वारा बनाए गए एक यंत्र को अब वेव गाइड के नाम से पुकारा जाता है और अब वह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और आणविक उपकरणों का आवश्यक भाग है। बसु ने बहुत संवेदनशील कोहियरर उपकरण बनाया जो रेडियो वेव्स का पता लगाता है। इसके विस्तृत अध्ययन के दौरान वे भौतिक शास्त्र से धातुओं और फिर पौधों के अध्ययन पर आ गए। उन्होंने पाया कि कोहियरर की संवेदनशीलता लंबे समय तक नियमित रूप से उपयोग में लाने से कम हो जाती है। बच्चों, आपने देखा कि यह भौतिक विज्ञान के छात्र थे, फिर जीव विज्ञान में भी इन्होंने प्रयोग किया और लास्ट में वे पुनः भौतिक विज्ञान की तरफ आकर्षित हुए और बहुत सारे प्रयोग किए जो आज भी आप नाम सुनते हैं, उनसे परिचित हैं। वैसे प्रयोग उन्होंने ही किए थे। दूसरे शब्दों में वह थक जाता है। लगता है वास्तव में बसु का सोचना ठीक था, क्योंकि यंत्र को कुछ समय आराम देने के बाद जब फिर से इस्तेमाल किया गया तो उसकी संवेदनशीलता वापस आ जाती थी। इससे यह स्पष्ट था कि धातुओं में भी स्मृति और महसूस करने की क्षमता होती है। बसु ने कई संवेदनशील उपकरणों का आविष्कार किया। इनमें सबसे आश्चर्यजनक था क्रेस्कोग्राफ, ऐसा उपकरण जो पौधे की वृद्धि दर का पता लगाता है। इसकी संवेदनशीलता का इसी से पता चलता है कि वह पौधे की ऐसी वृद्धि नाप सकता है जो पौधे की गति से भी 20,000 गुना कम होती है। बच्चों, इस पाठ को आप कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें और सभी आविष्कार जो जगदीश चंद्र बसु ने किए हैं उन्हें आप याद कर लें। आपके जीके में भी यह काम आएगा। और अपनी पाठ्यपुस्तक में से आप कठिन शब्द तथा शब्दार्थ अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।